Hello viewers, welcome to Knock TV. I am going to talk about a new poem of Charles Perrault. Charles Perrault was a French writer. He wrote this poem in French language, but the other poet, that was Robert Sember, he translated this poem into English. The span of life of the writer is 1628 to 1703. In this poem, he describes a person who is talkative, and the other name of talkative is a man of words, जो एक बातों का ही आदमी है, बस बातें ही करता है, एंड नॉट ऑफ डीड, जो अमल नहीं करता, जिसके अमाल नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं. ही सेड बट डिड नथिंग, वो कहता है लेकिन करता कुछ नहीं है. उसके बारे में ये पोएम है. और पहले इसका टाइटल देखते हैं. इसके टाइटल में क्या डेप्थ है. देखिए, अ मैन ऑफ वर्ड्स, ये एक फ्रेज है, एंड एक कंजंक्शन है, एंड एक निगेशन वर्ड है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है. ऑफ डीड जो है ना, ये भी एक फ्रेज है. तो देर आर टू फ्रेजेस इन द टाइटल ऑफ दिस पोएम, एंड दे आर कनेक्टेड विद द कंजंक्शन एंड. दो फ्रेजेस हैं जो एंड से मिलाई गई हैं, और इसमें जो बेस है वो यही एक सेंटेंस है, मैन ऑफ वर्ड, एक ऐसा आदमी जो बतूनी है, जो बातें करने वाला है. और बातें किस तरह की हैं कि इसका आपने एक पोएम पढ़ी है हॉलो मैन, वो भी ऐसा ही था, खोखला आदमी, जो आपने पढ़ी ना टी.एस. इलियट की, उसमें भी यही मैसेज था. वर्ड बदले हुए हैं थोड़े से, वो भी यही मैसेज दे रहा था. ये भी यही मैसेज दे रहा है कि हम लोग खोखले हैं और हम लोग बातें वो करते हैं जिनका कोई असर नहीं होता, हमारी बातों में कोई वजन नहीं होता. वी टॉक वर्थलेसली, वर्थलेस बातें हम करते हैं. और उसका क्या होता है कि हम क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, नॉट क्वालिटी ऑफ वर्ड्स यूज़ करते. तो उसने ये इसी के ऊपर ये पोएम है सारी. कहता है कि ये जो अ मैन ऑफ वर्ड्स है, ही इज़ वेरी टॉकेटिव, ही इज़ वेरी गैरुलस. टॉकेटिव का एक और नाम है बिग माउथड पर्सन. Big mouthed person who speaks loudly, who speaks uselessly, who told waste and useless things, useless talks. So let us move towards the poem. The first title is A Man of Words. उसने क्या किया है, टाइटल को ही उठा के पोएम का पहला सेंटेंस, पहली वर्स बना दिया है. और देखिए, इस पूरी पहली वर्स में कोई वर्ब यूज़ नहीं हुआ, दो फ्रेज यूज़ हुए हैं, एंड के साथ कनेक्ट किए गए हैं. अ मैन ऑफ वर्ड्स, बातों का आदमी है, एंड नॉट ऑफ डीड्स, और काम नहीं करता. वो बातों बातों में जो है ना, लोगों को कैप्चर करने की कोशिश करता है. ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्ड्स टू कैप्चर द अदर पीपल, बट ही फॉरगेट्स दैट पीपल आर नॉट सो सिली, और सो पागल नहीं है लोग, लेकिन वो ऐसे करने की कोशिश करता है बाय यूजिंग हिज ऑयली टंग एंड स्पाइसी टंग. अपनी फ्लैटरिंग के ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए, बातों बातों में वो दूसरे को कैप्चर करने की कोशिश करता है. तो अब देखते हैं दूसरा पार्ट. कहता है एक आदमी जो सिर्फ बातें करता है ना, और वो कुछ करता नहीं है, अमल नहीं करता, वो कैसा है. इज़ लाइक अ गार्डन फुल ऑफ वीड, वो उस बाग की तरह है, उस गार्डन की तरह है जिसमें वीड्स भरी हुई हैं, जड़ी बूटियाँ भरी हुई हैं, जिसमें हर्ब्स एंड शर्ब्स भरी हुई हैं, जिसमें हेज़ भरे हुए हैं, जिसमें स्ट्राज है, जिसमें ग्रास है, जिसमें यूजलेस वेजिटेशन है. वो बाग ऐसा है. देखिए, उसने बाग यूज़ किया है गार्डन, ये बात याद रखें. गार्डन फुल ऑफ वीड. वीड जो हैं वो बजाते खुद बुरी नहीं होती. देखें, आपको पता है कि पहाड़ों की स्लॉप्स पे, पास्चर पे, मीडो पे जो ग्रास होती है, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, वही तो जो हर्ड ऑफ कैटल है, हज़ारों जो जानवर हैं, हज़ारों कैटल हैं, उस पर पलते हैं. जो हर्ड वहाँ जाते हैं, चरते हैं, घास खाते हैं, और वो जो है वो रेंच बने हुए हैं हज़ारों के हिसाब से, वहाँ चरते खाते हैं, उनके लिए यूज़फुल हैं ये. लेकिन यहाँ उसने वीड को यूज़ किया है गार्डन के साथ, चूँकि गार्डन, देखें, गार्डन में वीड नहीं होती. गार्डन इज़ यूज टू ग्रो यूज़फुल वेजिटेबल्स, यूज़फुल फ्लावर्स, यूज़फुल फ्रूट्स, ये उगाने के लिए यूज़ होता है. कभी किसान को देखें, जब वो फसलें काश्त करते हैं, गन्ने की फसल है, चावल की फसल है, कपास की फसल है, कोई भी फसल है, उसमें जो जड़ी बूटियां होती हैं, चूँकि उनका मेन मकसद जो होता है और क्रॉप्स उगाना होता है, उस वक्त जड़ी बूटियां वहाँ से उखाड़ दी जाती हैं.
वो क्यों उन्हीं की बात कर रहा है जो उखाड़ दी जाती हैं, जो यूज़लेस होती हैं। देखो ना, एक डस्ट है आपके कपड़ों के पड़ी है, आप कपड़े झाड़ेंगे, कपड़े साफ करेंगे, हाथों पे पड़ी है, आप हाथों को धोएंगे, लेकिन वही डस्ट आप अपने घर की क्यारी में गमले में ला के खुद लगाते हैं, उसको इनरिच बनाने के लिए उसमें फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं। तो कभी आप उसको यूज़फुल देखते हैं, कभी आप यूज़लेस देखते हैं। यहाँ बात हो रही गार्डन की। गार्डन जो है इसमें हम यूज़फुल चीज़ें ग्रो करते हैं। गार्डन भी हो सकता है, ऑर्चर्ड भी हो सकता है, या फार्म हाउस भी कहते हैं इसको। इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ उगेगी तो दैट विल बी कॉल्ड यूजलेस वीड्स, वो बेकार होंगी, उनको खड़ा जाता है, उनको जो से कहते हैं ना मोर किया जाता है, उनको उनकी नलाई की जाती है, उनकी गोडी की जाती है, उनको तोड़ा फोड़ा जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, दे आर अपरूटेड, उनको उखाड़ दिया जाता है, बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द रियल क्रॉप। असल क्रॉप क्या है उसको ख़राब करती हैं ये। तो बात हो रही असल क्रॉप्स की। जहाँ असल क्रॉप्स है ही ग्रास, तो वहाँ तो ग्रास की वैल्यू है, लेकिन यहाँ चूंकि गार्डन के साथ आया है फुल वीड्स के, गार्डन जो है उसका जो बाग है जिसमें उसकी क्रॉप्स चाहिए उसको, जो असल उसकी ज़िंदगी की जो ज़िंदगी बचाने वाली, ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ें होती हैं, क्रॉप्स है, गंदम है, चावल है, कपास है, फ्रूट्स हैं, उनको बचाने के लिए जो चीज़ नुकसान देती है दैट इज़ कॉल्ड यूजलेस। तो यहाँ वीड्स जो यूजलेस हैं, तो कह रहा है एक आदमी जो बातें करता है, ही इज़ टॉकेटिव, और वो गैरुलस है, वो क्या होता है, वो ऐसा ही है जैसा एक बाग हो और वो जड़ी बूटियों से भरा हुआ हो। क्लियर। यहाँ लाइक यूज़ किया है, ये सिमिली यूज़ की है, बाग की तरह। तो जब एक का दूसरे के साथ कंपैरिजन कराया जाता है इस सेंस में, तो उससे सिमिली यूज़ होती है, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। तो यहाँ देखें इज़ जो है ये लिंकिंग वर्ब है, ये फर्स्ट पूरी की पूरी जो वर्स है, पूरी की पूरी लाइन जो है ना, ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है, और इसके बाद जो पूरी की पूरी लाइन है वो काम कर रही है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, और इज़ के साथ जुड़ा हुआ है। इज़ यहाँ लिंकिंग वर्ब है, तो एक इज़ के साथ दो लाइनें जुड़ गई हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। इट इज़ सॉरी एंड व्हेन द वीड्स बिगिन टू ग्रो, फिर जो वीड उगती हैं उसके बाग में, जब वो बड़ी होना शुरू होती हैं, जब वो वीड्स जो उसके बाग में उगी हैं, देखें उसकी ना एक टॉकटिव जो है ना बंदा, बातूनी बंदा, उसकी एक मॉरल डेथ दिखाई गई है, मॉरली डाइड हो जाता है, मॉरल डेथ है उसकी डेथ जो है ना वो नेगेटिव से शुरू होती है। बड़ा बातूनी है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है लोगों पे, उसकी अपनी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फिर उसको करते करते एंड उसका मौत की तरफ जाता है जिसे मोरल डेथ है। तो उसके स्टेप्स उसने बताए हैं। ये एक नैरेटिव पोएम है, एक नरेशन बताया उसने, एक तसलसल के साथ चल रहा है कि वो कैसा पहले ये सोचा, फिर उसमें और नेगेटिविटी आ गई, फिर और नेगेटिविटी आ गई, फिर और नेगेटिविटी आ गई, एट द एंड ही इज़ डेड, वो डेड हो जाता है। तो यहाँ यही बात है कि एंड व्हेन द वीड बिगिन टू ग्रो, यहाँ देखें टू ग्रो है ना, टू ग्रो यहाँ वर्ब यूज़ हुआ है। क्यों यूज़ हुआ है? ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्यों है? यहाँ ये वर्ब आ गया बिगन। जब वो वीड जो है वो बड़े होना शुरू होते हैं, ग्रो होना शुरू होते हैं, जब वो बड़े होना शुरू होती है, बढ़ना शुरू होती है, मतलब जब उसकी बातें जो हैं वो एक हद से क्रॉस कर जाती हैं, जब वो बातें जो हैं वो ज़्यादा करने लग जाता है उसकी बातें, तो फिर क्या होता है? इट इज़ लाइक अ गार्डन फुल ऑफ स्नो, फिर ये उस बाग की तरह हो जाता है जो बर्फ़ से ढंपा हुआ है। पहले वो की तरह, फिर देखें सिमिली यूज़ किया है, इट्स लाइक अ गार्डन फुल ऑफ स्नो, फिर उस बाग की तरह हो जाता है जो स्नो से भरा हुआ है। और आपको ये पता है कि स्नो हमेशा नेगेटिव वर्ड में यूज़ होती है, यहाँ इस सेंस में पोइट्री में, क्योंकि स्नो और रेन वो नेगेटिव ही लेते हैं। तो स्नो होता है लाइफलेस को शो करता है, ये सिंबल है लाइफलेस का, कि ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी जो इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है? बिकॉज ऑफ स्लो, जी ज़िंदगी जाम हो गई है, ज़िंदगी फ्रोज हो गई है, फ्रोज़न लाइफ है। तो कहता है फिर उसकी ज़िंदगी जाम हो जाती है। पहले वो बातें करते करते अपनी ज़िंदगी में थोड़े से कांटे बखेर लेता है खुद ही, फिर क्या कहता है उन्हीं कांटों को फर्दर एक्सटेंड कर लेता है। वो क्या होता है? उसके ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है, स्नो पड़ जाती है। अब स्नो भी देखिए यहाँ सिंबल यूज़ हुआ है, यहाँ स्नो नेगेटिव ले रहा है। कभी आप घर के फ्रिज में खुद बर्फ़ बनाते हैं तो वो तो नेगेटिव नहीं होती, लेकिन उसी फ्रिज में जो आपके बर्फ़ इर्द गिर्द जम जाती है उसको आप उतारते हैं, वो आपके लिए यूज़लेस होती है। तो एक चीज़ एक ही जगह यूज़लेस भी होती है, यूज़फुल भी होती है।
लेकिन बात हो रही है यहाँ यूजलेस की, क्योंकि नेगेटिविटी की बात कर रहा है वो, तो हम नेगेटिव बात ही करेंगे, यहाँ यूजलेस थिंग की बात करेंगे। तो कह रहा है जो बर्फ़ है उसका बाग बर्फ़ से ढप जाता है, मतलब कि उसकी ज़िंदगी जाम हो जाती है, वो इनएक्टिव हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी के जो दिन है ना वो ख़त्म कर चुका होता है और आराम से बैठ जाता है, क्योंकि ज़िंदगी में उसकी कशिश जाम ख़त्म हो गया है। आगे देखें, एंड इट इज़ लाइक एंड व्हेन द स्नो बिगन टू फॉल, जब फिर बर्फ़ गिरना शुरू होती है, पहले उसने कहा था वो बर्फ़ की तरह हो जाता है, की तरह सिमली थी ना, गार्डन सिमली थी, अब सिमली को उसने एक रियलिटी का रंग दे दिया है, रियलिटी बता दी है। क्या होता है कि जब स्नो बिगन टू फॉल, जब बर्फ़ गिरना शुरू होती है तो क्या होता है, फिर ये होता है इट इज़ लाइक अ बर्ड अपॉन द वॉल, फिर उस परिंदे की तरह है जो वॉल के ऊपर बैठा है। ये क्या है, यहाँ परिंदे का क्या तुक बनता था बताने का। आपने एक आपने ऐसे पढ़ा था, एक बीए में आई थिंक, दी हैप्पी प्रिंस, ये ऑस्कर वाइल्ड का लिखा हुआ एक आयरिश राइटर था, ये ऑस्कर वाइल्ड, उसने लिखा था दी हैप्पी प्रिंस। लंदन का एक शहर है, उसमें हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू लगाया गया है, मुजस्मा लगाया गया है। तो वहाँ जब बर्फ़बारी का मौसम शुरू हुआ है तो सारे परिंदे जो है वो माइग्रेट कर गए हैं दूसरे इलाकों में, गर्म इलाकों में। तो माइग्रेटरी बर्ड जो है ना, दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ सीवियर स्नो फॉलिंग। तो ऐसे ही यहाँ हुआ है को माइग्रेटरी मतलब है कि जब आप पे इतनी स्नो पड़ जाएगी तो लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको छोड़ जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे, तन्हा रह जाएंगे। और हैप्पी प्रिंस में भी यही बताया गया था, वो परिंदा जा रहा था, उस परिंदे ने हैप्पी प्रिंस से कहा है कि मेरे सारे दोस्त चले गए, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, फिर उसको रुकना पड़ता है, उसकी हेल्प करता है, दैट इज़ अदर स्टोरी, एक दूसरी कहानी है। तो यहाँ वो कह रहा है लाइक अ बर्ड अपॉन द वॉल, वॉल कहते हैं ऊंची जगह को, जहाँ पे वो फ्लाई करने के लिए या उड़ान भरने के लिए तैयार बैठा है, वो जाने के लिए तैयार बैठा है। चूँकि मैंने कहा ना, जब डिफ़िकल्ट टाइम आता है, मुश्किल वक्त आता है, स्ट्रॉन्ग या हार्ड टाइम आता है बंदे पे, तो उसको सब छोड़ जाते हैं। तो यहाँ भी ये है, उस पर बर्फ़ है, उस पर हालात बुरे हैं, तो जो इलाके बर्ड तक, जानवर तक उसको छोड़ने को चले गए हैं। वो कहता है मैं दीवार पे बैठा है परिंदा जाने के लिए, लेकिन क्या है आगे देखें, एंड व्हेन द बर्ड अवे डज फ्लाई, और जब परिंदा उड़ जाता है, अवे डज फ्लाई, फ्लाई कर जाता है, उड़ जाता है, तो क्या होता है फिर, इट्स लाइक एन ईगल इन द स्काई, ईगल की तरह है, ईगल अभी बना नहीं है, इट इज़ लाइक एन ईगल इन द स्काई। ईगल फिर देखें, ईगल फिर कहते हैं परिंदों का बादशाह, परिंदों के बादशाह ईगल को कहते हैं ना, ईगल बहुत बुलंदी पे उड़ता है, दूसरे परिंदे तो इतनी ऊपर जा ही नहीं सकते। तो यहाँ भी उसकी बात कर रही है, बूस्टिंग की बात हो रही है, उसकी विस्परिंग की बात हो रही है, उसकी गोस्पिंग की बात हो रही है, उसकी लंबी लंबी छोड़ने की बातें हो रही हैं कि वो कैसे लंबी लंबी छोड़ता है, वो कैसे बातें करता है, वो कैसे टॉकटिव है, कैसे अ मैन ऑफ वर्ड है। तो कह रहा है फिर वो ईगल बन जाता है। ईगल देखें, एक बर्ड होता है, ईगल तो नहीं बन सकता ना, ईगल बनेगा तो ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा, उसमें पावर ही नहीं ऊपर जाने की, क्योंकि अल्लाह ताला ने ईगल, वो उड़ता भी, ईगल उड़ता भी अकेले में है, झुंड में या एक अपने फोक में नहीं उड़ता, वो झुंड में नहीं उड़ता, अकेले में उड़ता है। और कहता है ये जो बर्ड है ये फिर ईगल बन जाता है, फिर लंबी लंबी छोड़ता है, तो फिर क्या होता है, एंड व्हेन द स्काई बिगन टू रोर, देखा ना बात आ गई ना, फिर स्काई जब रोर करता है, जब स्काई जो है वो क्या करता है, मेक अ लाउड नॉइस, जब स्काई थंडरिंग करता है, जब स्काई लाइटनिंग करता है, जब स्काई से रेन आती है, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं इसके लिए, क्योंकि ये पोएम ही नेगेटिव है। फर्स्ट नेगेटिव से शुरू हुई है, मैन ऑफ वर्ड ये नेगेटिव वर्ड है, और इसके पूरी बातें ही नेगेटिव से रिलेटेड हैं, पॉजिटिव भी होगी तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन दिस पोएम वी विल यूज ऑल द नेगेटिव वर्ड, द राइटर यूजेज ऑल द नेगेटिव वर्ड। उसने ये कहा है कि फिर क्या होता है, ईगल जो है तो कहता है फिर स्काई जो है वो धाड़ना शुरू कर देता है, स्काई जो थंडरिंग शुरू हो जाती है आसमान पे, आसमान भी पसंद नहीं करता ऐसे बंदे को, टॉकटिव को। क्योंकि आपने एक और पोइम पढ़ी थी, वो थी एक, उसमें भी यही था कि जो बंदा ज़्यादा बातूनी है ना उसका एंड जो है वो बुरा ही होता है। तो अब यहाँ देखें, इट इज़ लाइक लाइन एट द डोर, फिर जब परिंदा जब वो धाड़ता है आसमान से आवाज़ आती है, ड्रोनी आवाज़ आती है, फिर वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसमें पावर नहीं ऊपर जाने की। कहता है फिर वो ऐसे लाइक, फिर सिमिली यूज़ की है, हर लाइन में सिमिली यूज़ कर रहा है वो, हर लाइन में फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रहा है।
फिर वो ऐसे लाइन की तरह है, कौन से लाइन की तरह है, जो लाइन एट द डोर। लाइन एट द डोर ना एक नॉवल था असल में, मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। लाइन जो है एट द डोर एक नॉवल है न्यूटन थॉमबर्ग का, उसमें उसने एक करेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया है। उस करेक्टर की वाइफ भी फौत हो गई थी, उस करेक्टर के अब्बू भी फौत हो गए थे, फादर, उसकी अम्मी भी फौत हो गई थी, और उसका जो फार्म हाउस था, फैमिली, वो भी उससे छीन लिया गया था। ही वॉज इन वेरी डिस्ट्रेस पोजीशन, बड़ी बुरी हालत में था। तो जब बुरे हालात में होते हैं तो ये उसने नावल में ये बात निकलती है, लाइन एट द डोर, मतलब कि जो उसका मीनिंग निकलता है, ये इडियोमेटिक मीनिंग है। यहाँ इडियोमेटिक मीनिंग यूज़ किए उसने कि दरवाजे पे शेर कैसे आ गया, शेर दरवाजे पे आ गया। तो अब मीनिंग उसका ये निकलता है कि जो बंदा डिस्ट्रेस में होता है, परेशानी में होता है, सैड होता है, उसकी सारी चीज़ें गुम हो जाती हैं। अच्छा, एक और नावल है, वो भी जो है ना डेविड अटोज ने लिखा है। डेविड अटो, वो भी नावल है लाइन एट द डोर, दरवाजे पे एक लाइन है, और उसकी जो मेन करेक्टर है ना वो हैज़ल है। हैज़ल एक लड़की है, उसके ऊपर ये वो भी परेशान थी, दुखों में गिरी हुई थी, परेशान थी, तकलीफ़ों में थी। तो उसकी सहेलियाँ, उसकी दोस्त उसको कहते हैं कि जो टाइम जो है ना, दिस इज़ द बेस्ट हीलर। टाइम जो है ना ये बेहतरीन मरहम होता है, आप परेशान ना हो। तो वो पता क्या कहती है, वो कहती है टाइम डज नॉट हील ऑल वोंड्स, कि टाइम जो है ना हर ज़ख्म को ठीक नहीं करता। तो ये भी परेशानी है। कहना ये चाहता हूँ, दोनों एग्जाम्पल आपको देने का मतलब ये है कि अ लाइन एट द डोर का मतलब है कि परेशानियाँ उसके घर के दरवाजे पर खड़ी हैं। क्लियर। एंड व्हेन द डोर बिगिन टू क्रैक, फिर डोर देखें, डोर यहाँ फिर सिंबल आ गया है, चूँकि डोर एंट्री के लिए भी यूज़ होता है, एग्जिट के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ आने और जाने के लिए दोनों डोर है। तो यहाँ ज़िंदगी से वापसी का सफ़र है, आने का नहीं है, क्योंकि आया तो वो हुआ है। ज़िंदगी से वापसी का सफ़र है, जब वापसी जाना है तो उसका दरवाज़ा टूटने लगता है, उसकी दूसरी दुनिया में एंट्री की जो घंटी बज जाती है, उसका दरवाज़ा क्रैक होना शुरू हो जाता है, ब्रोक हो जाता है, तो टूट जाता है। कहता है दरवाज़ा क्रैक होना शुरू हो जाता है। फिर उसका तो क्या होता है, फिर जब दरवाज़ा क्रैक होता है, फिर उसको पता चलता है मेरे कुछ सर पे आगे खड़ी है मौत, मेरे तो दरवाजे पे मौत आ गई है। क्योंकि लाइन जो है मैंने आपको बताया है, दो मीनिंग वहाँ से लिए हैं, एक मीनिंग और है कि ये परेशानी, दुख, तकलीफ़ और ये मौत की साइन है, ये कि मेरे दरवाजे पे मौत खड़ी, मेरा दरवाज़ा भी टूट रहा है। तो फिर क्या होता है, उसको कुछ फील होता है, ये होता है कि इट इज़ लाइक अ स्टिक अक्रॉस योर बैक। कहता फिर तुम्हें ऐसे मालूम होता है, लाइक फिर सिमली आ गई है, तुम्हें ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी बैक पर किसी ने स्टिक मार दी हो। स्टिक मीन लैश, विप, छड़ी, स्टिक जिसे कहते हैं स्टिक, विप एंड लैश, डंडा, स्टिक, तुम्हारे बैक पर, तुम्हारी पुश्त पर किसी ने स्टिक मार दी हो, डंडा मार दिया हो तुम्हारे ऊपर, किसी ने तुम्हें किसी ने बीट किया हो, मारा हो तुम्हें। फिर मारने से क्या हुआ, एंड व्हेन योर बैक बिगेन टू स्मार्ट, ये टू स्मार्ट, देखिए टू के साथ स्मार्ट लगा है, फिर इन्फिनेटिव है और ये वर्ब होगा, और नाउन नहीं है ये, स्मार्ट का और मतलब ही होते हैं, लेकिन यहाँ जो यूज़ हुआ एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। और जब भी स्मार्ट एज अ वर्ब यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है टू फील पेन, टू अ शार्प स्टिंगिंग पेन, टू बर्न, जलना, एक स्टिंगिंग पेन होना, एक तकलीफ दे पेन होना। तो कह रहा है फिर वो क्या करता है, वो महसूस करता है, क्या महसूस करता है, स्टिंगिंग पेन, बहुत ज़्यादा पेन महसूस करता है, तकलीफ़ महसूस करता है वो। फिर क्या होता है, आज देखें नेगेटिव का सफ़र है, कहाँ से शुरू हुआ, मैंने लिखा भी है, नेगेटिविटी का सफ़र है, वीड से शुरू हुआ, पहले वीड थी, स्नो आई, फिर बर्ड आ गया, फिर ईगल आ गया, फिर लाइन आ गया, फिर डोर टूट गया, फिर स्टिक लगी, उसको आगे देखें, एक स्टेप, इसलिए कहते हैं ये एक नैरेटिव पोइम है। तो फिर क्या हुआ, जो स्टिक उसके बैक पे पड़ी है, तो कह रहा है वो उसको बहुत पेन दे रही है, दैट इज़ वेरी पेनफुल फॉर हिम। तो इट इज़ लाइक अ पेन नाइफ इन योर हार्ट, फिर ऐसे लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे दिल पे खंजर चला दिया हो। हार्ट, दिल, पेन नाइफ कहते हैं चाकू को, पेन नाइफ चाकू होता है, लेकिन
डैगर भी खंजर होता है, पेन नाइफ जो है वो चाकू होता है, इस तरह जैक नाइफ भी वो चाकू को कहते हैं, जैक नाइफ। एक और होता है जिसे हम कहते हैं कि बूवी नाइफ, वो भी चाकू होता है। लेकिन ये पेन नाइफ लगाने का यहाँ ये मतलब है, पेन नाइफ कहते हैं ऐसा चाकू जो मोड़ के बंद होके, जिसके साथ हैंडल होता है, आगे ब्लेड होता है, ब्लेड को बंद करके उसको आप रख सकते हैं, उसी चाकू की यहाँ बात कर रहा है वो, क्योंकि उसने पेन नाइफ यूज़ किया है। पेन, ये देखिए ये पेन है ना, तो जिसके अंदर ये बंद हो सके, कैप जिसमें हो, तो ऐसा चाकू जो बंद कर सके, उसने कहा है। फिर ऐसे लगता है, फिर उसने सिमली यूज़ किया है, कैसे लगता है कि यू आर हार्ट, तुम्हारे दिल पे किसी ने खंजर चला दिया है, तुम्हारे दिल पे किसी ने चाकू मार दिया है, तुम्हारे दिल पे किसी ने छुरी रख दी है। तो फिर जब दिल पे छुरी चले, दिल पे चाकू लगे, दिल पे खंजर लगे, तो क्या होता है, दिल सलामत रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो यहाँ देखें, एंड व्हेन योर हार्ट बिगेन टू ब्लीड, फिर तुम्हारे हार्ट में से ब्लीड निकलना शुरू हो जाता है, तुम्हारा दिल टूट जाता है। यहाँ टू ब्लीड का मतलब है दिल से खून निकलना, मतलब तुम्हारा दिल टूट जाना। टू ब्लीड फिर इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव था, टू स्मार्ट भी इन्फिनेटिव था, टू क्रैक भी इन्फिनेटिव था, टू रोअर भी इन्फिनेटिव है, और यहाँ टू फॉल भी इन्फिनेटिव है, टू ग्रो भी इन्फिनेटिव है। तो इन दिस पोएम इन्फिनेटिव्स हैव बीन यूज्ड फ्रीक्वेंटली, और भी बहुत सारा यूज़ हुए हैं, आपको बताता हूँ मैं। तो कहता है व्हेन योर हार्ट बिगेन टू ब्लीड, जब चाकू लगा तो आपके दिल से खून निकलेगा। यहाँ मुराद है दिल का खून होना से मतलब है परेशानी से दिल का खून होना, ये मुराद है यहाँ। फिर क्या होगा, जब दिल से खून निकल आया तो पीछे क्या बचा, दिल ही नहीं रहा। तो मेजर जो पार्ट है हमारे जो ज़िंदगी और मौत का जो साइन है वो दिल ही तो है ना। तो कह रहा है जब दिल से खून निकल आया, आपका दिल ज़ख्मी हो गया, तो क्या हो गया, यू आर डेड एंड डेड एंड डेड। 3 दफ़ा उसने कहा यू आर डेड एंड डेड एंड डेड, फिर आप मर गए मर गए मर गए। इन डीड, वाकई आप मर गए हो, आप जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं हो, आप जिंदा लाश हो। क्योंकि उसने 3 दफ़ा, देखें उसने 3 दफ़ा जब भी ये वर्ड यूज़ करते हैं ना 3 टाइम्स, ये परफेक्शन के लिए होता है, कंप्लीशन के लिए होता है। अब शादी ब्याह में देख लें, निकाह भी 3 दफ़ा पढ़ाते हैं, परफेक्शन, उसको कंप्लीशन के लिए। तलाक के लिए देखते हैं, वो भी 3 दफ़ा होती है। वज़ू करते हैं नमाज के लिए, हर वज़ू को 3 दफ़ा धोते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं, हर कलमा 3 दफ़ा पढ़ा जाता है रुकू में या सजूद में। तो ये 3 का फिगर जो है ना, ये परफेक्शन के लिए होता है, कंप्लीशन के लिए होता है। मोहर लगा दी उसने, आखिरी स्टैम्प कर दिया है, फिर तुम मर गए हो बस। ज़िंदा हो या ना हो, वो एक दुनिया की नज़र में, या आप अपने आप को ज़िंदा समझो, आप ज़िंदा नहीं हो। यू आर डेड डेड एंड डेड इन डीड, कहते हैं वाकई तुम डेड हो गए हो। तो ये इसने एक मैसेज दिया है। अब देखें इसके ऊपर थोड़े से मैं आपको कमेंट्स बता दूं। पहले तो इसका थीम देख लें आप, थीम इसका क्या है। थीम इसका यही है कि जब हम बोलते हैं, वी शुड थिंक बिफोर स्पीक, हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमारी बात में कुछ वज़न है, हमारी बातों में कोई वर्थ है, ये हमारी वर्थलेस बातें हैं हमारी। तो इसी के ऊपर देखते हैं नेक्स्ट, इसकी थीम लिख दी आपके लिए। सम पीपल आर टॉकेटिव, थीम इसका, सम पीपल आर टॉकेटिव, कुछ लोग बतूनी होते हैं, एंड एक्सपर्ट इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्ड्स, और वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट में बड़े माहिर होते हैं। तो ये फार्मूला एक टेम्परेरीली चलता है, हमेशा नहीं चलता। ये लोग पागल नहीं होते जिससे बात कर रहे हैं। एक दफ़ा आप किसी को चीट कर लेंगे, 2 दफ़ा चीट कर लेंगे, आखिर तो आप पकड़े जाएंगे। तो ये कह रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्ड में बड़े माहिर होते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है, फिर दे लूजेज देयर वर्थ, उनकी वर्थ ख़त्म हो जाती है। लोग उनको पहचानने लगते हैं, लोग उसको समझने लगते हैं कि ये बंदा सही नहीं है। नो वन इज़ रेडी टू हियर देयर यूजलेस टॉक्स, उनकी बेकार बातें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बता दिया ना क्यों, यही वजह होती है। ही फील्स लोनलीनेस, फिर वो तन्हाई महसूस करता है, वो कहता है मैं तो अकेला रह गया दुनिया में। फिर वो ये फील करता है कि मेरा तो, ही इज़ इग्नोर्ड बाई एवरी पीपल, एवरी पर्सन, हर बंदा उसको इग्नोर करता है। फिर ये इग्नोरेंस है, यह चीज़ लोनलीनेस से क्या हद करती है, दिस इग्नोरेंस एंड लोनलीनेस, ये तन्हाई और ये जो उसको इग्नोर किया जाता है, वो क्या होते हैं, टेक देम एट द ब्रिंक ऑफ मोरल डेथ, ये चीज़ें उसको मोरल डेथ, जिसे हम कहते हैं ना कि इखलाकी मौत की तरफ ले जाती है, मोरल डेथ की तरफ ले जाती हैं। आगे एग्जाम्पल है, अ ट्री इज़ नोन बाई इट्स फ्रूट नॉट रूट्स,
जो ट्री है ना अपने फल से पहचाना जाता है, उसकी रिस्पेक्ट फल की वजह से, उसकी इज्जत उसकी रिस्पेक्ट रूट की वजह से नहीं है, जड़ों की वजह से नहीं है। जड़ों को कोई नहीं देखता, फल कैसा देता है, दैट इज गुड। तो सो अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट नॉट इट्स रूट। तो वन शुड, आखिर पे उसने एक एडवाइस की है, एक नसीहत की है, वन शुड नॉट मेक माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। हमें राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। वी शुड नॉट एग्जूरेट, हमें जो है ना एग्जूरेट नहीं करना चाहिए, हमें हाइपर बोले, हम एक बात को इतना मेक माउंटेन पहाड़ बनाना आउट ऑफ मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना, छुंदर का जो मिट्टी होती है, डस्ट होती है, उसकी जो हिल होती है, उसको आप पहाड़ कह दें, तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो ये एक पोइम का मैसेज था। आपने देखा इस पोइम में जो एक टॉकेटिव की मौत हुई है उसमें स्टेप्स हुए हैं। ये पहला स्टेप क्या था, वीड्स आई, पहले उसने बातें की, बातों की वजह से वीड्स आई, वीड की वजह से स्नो आई, स्नो की वजह से बर्ड आया, बर्ड की वजह से ईगल बना, ईगल की वजह से लाइन आया, लाइन फिर डोर आया, डोर टूट गया, स्टिक उस पर लगी, स्टिक लगी उस पर, दिल पे चाकू लगा और फिर उसका ब्लड निकला, आखिर में उसकी डेथ होगी। इसीलिए इसको नैरेटिव पोइम कहते हैं। ये एक नरेशन में चल रही है, एक तसलसल में चल रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।